हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 एटम्स चैप्टर का क्विक रिवीजन। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या होता है बच्चों, जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ भागता है तो वो उससे कुछ दूर से पहले ही टकरा करके क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। वो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी जब वो रिफ्लेक्ट बैक होता है तो बिल्कुल इसके पास टच नहीं होता, उससे कुछ दूरी पर ही रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाता है, भाग जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसका भी शॉर्ट रिवीजन है, तो इसमें तो पूरा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। डेरिवेशन के लिए मैंने वन शॉट वीडियो बना दिया है। इसमें आपको जो मेन चीज याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी के। और ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। सबसे मेन आपको ये याद रखना है कि जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उतना कम होगा। नेक्स्ट है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके, अल्फा के जो सेंट्रल लाइन है और ये जो वेलोसिटी वेक्टर सब है इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये होता है इंपैक्ट पैरामीटर। और इसका रिजल्ट आपको ये याद रखना है, kZe² अपॉन में काइनेटिक एनर्जी cot θ/2। थीटा यहाँ पे क्या है, स्कैटरिंग एंगल। नेक्स्ट है बच्चों रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो आपको पूरा डेरिवेशन नहीं याद रखना, ये फॉर्मूला है रेडियस का। तो इसमें जो आपको मेन चीज याद रखना है, देखिए ये सब कुछ कांस्टेंट है। h प्लैंक्स कांस्टेंट, k कांस्टेंट, 9 × 10⁹ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ये सारी चीज क्या है, कांस्टेंट। और हाइड्रोजन एटम के लिए तो z भी फिक्स हो जाएगा 1। तो अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो ये जो r है ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, r प्रोपोर्शनल टू n²। और अदर देन हाइड्रोजन की बात करें तो क्या हो जाएगा, r प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन में क्या हो जाएगा, लेट आपको ये मेन। तो इसमें आपको मेन क्या याद रखना है, जो रेडियस होता है वो n² के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो अगर r जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बाकी सब वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। इनटू में क्या कर देना, n²। अगर आपसे फर्स्ट ऑर्बिट में पूछे तो n की जगह 1 डाल देना, सेकेंड ऑर्बिट में पूछे तो n की जगह 2 डाल देना, यानी 4 टाइम हो जाएगा। तो इससे आप हर ऑर्बिट का रेडियस आसानी से निकाल सकते हो इन एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है बच्चों वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो एक्सप्रेशन है, बट आपको ये सब नहीं याद रखना। आपको दो मेन चीज याद रखना है कि v किस पे डिपेंड कर रहा है, z और n पे। हाइड्रोजन के लिए तो z1 ही हो जाएगा। तो आप देखिए बेसिकली अगर हाइड्रोजन के लिए बोले तो v किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, n के। ये आपको मेन लाइन याद रखना हाइड्रोजन एटम के लिए। और अदर देन हाइड्रोजन होगा तो v प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, z अपॉन में n हो जाएगा। अब आप इन सब की वैल्यू जब पुट करेंगे और n को हटा करके, तो ये जो v आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, v आ जाएगा आपके पास 2.2 इंटू में 10⁻⁶ अपॉन में n। ये हाइड्रोजन के लिए। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में पूछे तो n की जगह 1 डालना, सेकेंड ऑर्बिट में वेलोसिटी पूछे तो n की जगह 2 डाल देना। और अगर अदर देन हाइड्रोजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2.2 इंटू 10⁻⁶ इंटू में z अपॉन में n मीटर पर सेकेंड। ये अदर देन हाइड्रोजन। अब यहाँ पर z क्या है, एटॉमिक नंबर, और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिससे ऑर्बिट का पता चलेगा। फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो n की जगह 1, सेकेंड ऑर्बिट होगा तो n की जगह 2। नेक्स्ट है बच्चों एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आपको याद क्या रखना है, डेरिवेशन आप देख सकते हैं वन शॉट वीडियो में। तो आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है, nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होता है वो होता है -13.6 अपॉन में n² एंगस्ट्रॉम। ये तो हो गया हाइड्रोजन के लिए, जिसमें z क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1। अगर अदर देन हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, -13.6 अपॉन में n² इंटू में क्या आ जाएगा, z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया अदर देन हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 1। तो ये आ जाएगा। अब आपको याद रखना फर्स्ट, और मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी जो याद रखना माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है बच्चों रेडबर्ग फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम। ये क्या होता है, 1/λ =
r इंटू में 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। यहाँ से r क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ये आपको रिजल्ट अच्छे से याद रखना होगा। और इसमें वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन है, लाइमन सीरीज होगा तो n फाइनल 1, बामर सीरीज होगा तो n फाइनल 2, पास्चेंट सीरीज होगा तो n फाइनल 3 और ये 4 और ये 5। यानी लाइमन सीरीज में जंप कहीं से करे लेकिन जंप करेगा कहाँ पे, 1 पे। बामर सीरीज में जंप कहीं से करे लेकिन जंप किसे, फाइनल कहाँ पे जंप करेगा, 2 पे। इसमें n इनिशियल की वैल्यू क्या होगी, 2 से ज़्यादा, यानी 1 से ज़्यादा, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी। इसमें हो जाएगा 3, 4, 5 से लेकर के इन्फिनिटी। इसमें 4, 5, 6 से लेकर के इन्फिनिटी। इसमें इसी तरह से इसमें हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इन सीरीज में मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ। तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बेहतरीन सा बताता हूं कि लैम्डा अगर मैक्सिमम पूछे तो आपको लेना है n इनिशियल की मिनिमम वैल्यू, बाकी n फाइनल तो सबका फिक्स है। और लैम्डा अगर आपसे मिनिमम पूछे तो आपको n इनिशियल की वैल्यू क्या लेनी है, मैक्सिमम, जो कि क्या होगा, इन्फिनिटी। अब जैसे मैं बात करूं बामर सीरीज का, अगर बात कर लो बामर सीरीज में आपसे मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा जा रहा है तो आप n इनिशियल की क्या लेना, मिनिमम वैल्यू, यानी क्या लेना, n इनिशियल की जगह 3। यहाँ पर n इनिशियल की जगह क्या डालोगे, 3, और n फाइनल तो फिक्स है ही 2, उससे आपका मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाएगा। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि लाइमन सीरीज में मिनिमम वेवलेंथ बताओ, तो लाइमन सीरीज के लिए अगर मिनिमम वेवलेंथ निकालना होगा तो n इनिशियल की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। n इनिशियल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। तो इस फॉर्मूले में आप n इनिशियल की जगह इन्फिनिटी डालोगे, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, और फाइनल n फाइनल तो फिक्स है ही कितना, 1। तो इसी तरह से आप कोई सी भी सीरीज का मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ आसानी से निकाल सकते हो। जैसे देखिए मुझे लाइमन का मिनिमम वेवलेंथ निकालना था, 1/n में लैम्डा मिनिमम फॉर लाइमन सीरीज, तो क्या हो जाएगा, r इंटू में 1/n में n फाइनल तो फिक्स है कितना, 1, माइनस 1/n में n इनिशियल। मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है लैम्डा की, तो मैं लूंगा n इनिशियल की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज इन्फिनिटी। तो 1/n में लैम्डा मिनिमम किसके इक्वल हो जाएगा, r। तो लैम्डा मिनिमम यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए, 1/n में r आ जाएगा। r की वैल्यू हमें ये पता है। और देखिए अगर हमें बामर सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है तो 1/n लैम्डा मैक्सिमम किसके इक्वल हो जाएगा, r इंटू में 1/n फाइनल। बामर सीरीज में n फाइनल फिक्स है तो 1/n में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, माइनस 1/n में। अब मुझे लैम्डा मैक्सिमम निकालना है तो लैम्डा मैक्सिमम के लिए n इनिशियल के मिनिमम वैल्यू लूंगा। तो बामर सीरीज में n इनिशियल की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ पे 3 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/n में 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से आ जाएगा 1/n लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू r, और ये कितना आ जाएगा, 5/n में 36। तो लैम्डा मैक्सिमम जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 36/n में 5r।